AWS में थोड़ा सा डीपली हम बात करेंगे EC2 इंस्टेंस, ठीक है। हालांकि रीजन और अवेलेबिलिटी जोन तो आपने देखा था, ठीक है। कल मैंने एक सर्वर लॉन्च किया था, उसका थोड़ा सा हम देख लेते बैकएंड में एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है। फिर इसके बाद टाइम के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कल हमने एक सर्वर लॉन्च किया था ना, बैकएंड में हुआ क्या था, हमने एक रीजन लिया था और उस रीजन में बैकएंड में एक सर्वर लॉन्च हुआ था, डिप्लॉय हुआ था, ठीक है। तो कल को जब आप किसी रीजन को सेलेक्ट, मतलब आप एक डेटा सेंटर लेते हो, तो जो हमने डेटा सेंटर लिया था वो मान के चलो नॉर्दर्न वर्जीनिया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया लिया था, ठीक है, नॉर्दर्न वर्जीनिया। तो यहाँ पे एक सर्वर लॉन्च हुआ था EC2, टाइप कुछ भी हो सकता है, जो डिफॉल्ट हमने लिया था वो आया था। कहाँ से किया था? आप तो ऐसा नहीं है कि आप AWS के नॉर्दर्न वर्जीनिया में फ्लाइट बुक करके गए हो और डेटा सेंटर में जाके उनसे बात किया, भाई एक सर्वर हमें चाहिए, आप लॉन्च कर दो, ऐसा तो है ही नहीं। तो आपने क्या किया, सिंपल AWS में अकाउंट बनाया और आपके एक सर्वर चाहिए, आपने सर्वर में मतलब अकाउंट बनाया और आपको जो सर्विस चाहिए थी उस सर्विस को आपने डिप्लॉय किया। कहाँ पे किया था? सिंपल AWS अकाउंट में किया था। तो आपने AWS अकाउंट को क्रिएट किया। अब ये जो अकाउंट था ये रूट का अकाउंट था, ठीक है। तो जो मैंने अकाउंट लिया था वो रूट था। रूट मतलब इसके पास फुल राइट्स हैं पूरी परमिशन है इसके पास। कल को आप कंपनी में रहोगे तो आप इसमें IAM की तरह काम करोगे, जिसके पास लीस्ट प्रिविलेज होगा। अब IAM क्या होगा, IAM हम देखेंगे, है ना। तो अभी ये आप ये समझिए, जब आपने एक सर्वर लिया, सर्वर, अब यहाँ पे मैं कुछ वर्ड बोलता हूँ, अगर मैं VM बोलूँ वर्चुअल मशीन, अगर मैं सर्वर बोलूँ, ठीक है, अगर मैं मशीन बोलूँ, ठीक है, अगर मैं इंस्टेंस बोलूँ, तो ये सब सर्वर की इसी, ये सारी एक ही कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, कल को मैं सर्वर VM बोल देता हूँ, ये सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो हमने लॉन्च किया था नॉर्दर्न वर्जीनिया में, तो हमारा डिप्लॉय हुआ और यहाँ पे एक दिख रहा था योर मशीन इज रनिंग कंडीशन, ठीक है। उसको आप फिर कनेक्ट करते हो, जो टास्क है, जो एप्लीकेशन डालनी है वो आप करते थे कहाँ पे, उस सर्वर पे। लेकिन ये तो आपने अपने अकाउंट पे किया, बैकएंड में क्या हुआ, बैकएंड में वो नॉर्दर्न वर्जीनिया के डेटा सेंटर पे डिप्लॉय हुआ। कहाँ पे हुआ? उसमें भी आपको रीजन के अंदर मिलता है अवेलेबिलिटी जोन, तो रीजन, ठीक है। अब टोटल कितने रीजन होते हैं ये भी पूछ सकता है ना, टोटल कितने रीजन है वर्ल्ड लेवल पे, उसके अंदर ओवरऑल अवेलेबिलिटी जोन कितना है, कितने एज लोकेशन है, तो ये आप गूगल पे जाके देख लोगे लेटेस्ट में, क्योंकि सारी चीजें अपडेट कर देता है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे। तो बैकएंड से हुआ क्या था, एक सर्वर डिप्लॉय हुआ था। कैसे हुआ था? विदाउट इंटरनेट तो पॉसिबल ही नहीं था, है ना। तो आप कहीं पे भी बैठो, क्लाउड का मतलब यही है ना, आप कहीं पे भी बैठो, बस इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आपको जहाँ पे इंफ्रा बनाना हो, है ना, तो ये सारी इंफ्रा के पार्ट होते हैं, तो आपको एक सर्वर मिल गया, है ना। ये आपका ISP होता है, कुछ भी हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बैकएंड में आपका एक सर्वर आ गया, नॉर्दर्न वर्जीनिया के रीजन के अंदर भी अवेलेबिलिटी जोन था, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ अवेलेबिलिटी जोन, जैसे 1A 1B 1C जो भी होता है डिफॉल्ट। तो वहाँ पे एक मशीन चलने लगती है बैकएंड में, तो जो रनिंग दिख रही है, तो आपको एक्चुअल में दिख कर कहाँ पे रही है, आपको अपने AWS अकाउंट के ऊपर दिख रही है, इसी को बोलते हैं क्लाउड। तो कल को इस मशीन को आप क्या करते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, आपके पास राइट है ना, इसको बंद कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप इसको टर्मिनेट मार सकते हो। तो जब आपने टर्मिनेट मारा, तो टर्मिनेट के केस में क्या होगा, ये फिजिकल जो डेटा सेंटर में डिप्लॉय हुआ वो डिलीट हो जाएगा, सिंपल। तो यही है फैसिलिटी ऑफ द क्लाउड। लेकिन यहाँ पे कल आपने एक चीज देखा था कि आपको दो IP मिला था, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो जब वहां पे आप SSH कर रहे थे, तो SSH कैसे कर पा रहे थे? पब्लिक IP के थ्रू। मान के चलो कोई भी एक IP मिलती है इस नाम से 1 2 3 4 5, जो प्राइवेट IP होती है 5 4 3 2 1, है ना, ये आपकी प्राइवेट IP होती है। तो प्राइवेट IP किस लिए होता है? प्राइवेट IP से आप कभी एक्सेस नहीं कर सकते, कर सकते हो कल को कंपनी अपने पूरे नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क में रखती है, उसका भी अलग है ना। कल को जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ऐड मारते, मतलब हिट मारते हो, तो फ्लिपकार्ट के अंदर आप जाते हो, तो फ्लिपकार्ट
हो सकता है उसने प्राइवेट नेटवर्क पे रखा हो, लेकिन पब्लिक के लिए उसने अपने डोमेन को अलाउ किया होगा कि लोग मेरे इस सर्वर तक, मेरे इस डोमेन तक आ सके। ठीक है, तो दो आईपी मिलती है, पब्लिक आईपी जो आप एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करते हो। पूरा लिनक्स में आपने पढ़ लिया एसएसएच क्या होता है। कल को आप जब कनेक्शन कर रहे हो, सिक्योर कॉपी होता है, मतलब सिक्योर, आप सर्वर के अंदर जा रहे हो। अब ये जो फिजिकल डेटा सेंटर है किसका, AWS का है, आपको पता है। पब्लिक आईपी दिया गया है, की दिया गया है, आपको पता है, तभी तो आप जा पा रहे हो। कोई हैकर है, उसी की को लगा के हैकर एक्सेस करेगा तो चला जाएगा, है ना। अगर नहीं है तो नहीं जा पाएगा। कल को की आपके पास नहीं है तो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। फिर दूसरी की अटैच करके आपको ये काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपने जो बैकएंड में लॉन्च किया था वो रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन पे डिप्लॉय हुआ था। तो आप करंट लेवल पे देखोगे टोटल रीजन कितना है, टोटल टोटल रीजन, है ना। तो अगर देखना चाहो तो गूगल पे हम चल के देख लेते हैं करंट डेटा पे। तो AWS में ग्लोबल सर्विस डालिए चुपचाप आप। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो करंट डेटा पे अगर आप चेकआउट करते हो तो यहाँ पे कितना है अभी, 33, मतलब 36 लॉन्च रीजन है, रीजन्स। ठीक है, मैं रीजन में बात करूँ तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, मुंबई, टोक्यो, है ना, तुर्की, जितने भी हैं वो सारे आपके रीजन के अंदर आएंगे। अवेलेबिलिटी जोन, तो ये जो रीजन है, जैसे कि मुंबई है, मुंबई के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है, टोक्यो के अंदर 2 अवेलेबिलिटी जोन है। तो वो सब मिला के आपके आएंगे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। उसके अलावा जो ग्लोबल एज सर्विसेज है, पहले कम थी, अब 700 प्लस हो चुकी है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ नहीं, क्लाउड फ्रंट एक टॉपिक है, इसमें हम समझेंगे कि ये ग्लोबल, मतलब जो क्लाउड फ्रंट है जिसको हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं, है ना, ये क्या होता है, 700 प्लस है। प्लस मतलब अभी भी चल रहा है, बैकएंड के अंदर AWS क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, धीरे धीरे पूरा मार्केट कैप्चर कर रहा है, इसलिए तो 80% ये कैप्चर किया हुआ है। रीजन अब कमिंग सून बता रहा है कि यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। तो इसके अंदर और भी डिटेल में जाओगे तो पूरा कंट्री कहाँ पे क्या है, कितने रीजन है, क्या क्या आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आप कुछ पॉइंट देख सकते हो। ठीक है, तो बेनिफिट यही है, 5-6 चीजें देखोगे तो सिक्योरिटी है, अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी मतलब कल को आपने स्केल अप बढ़ाया, मतलब कल को आपने इंफ्रा बनाया ह्यूज लेवल पे, कल को उसी इंफ्रा को आप कम कर सकते हो, है ना। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, ग्लोबल लेवल पे आप कर सकते हो। तो ये 5-6 पॉइंट है, आप बेनिफिट बता सकते हो क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो ये था रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। अब इसके बाद मेन फोकस रहता है सर्वर के ऊपर। फिर उस सर्वर के लिए हम एक इंफ्रा बनाते हैं, जो आप VPC के कॉन्सेप्ट में आओगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं AWS में जो EC2 इंस्टेंस टाइप है, इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्यों सर्वर की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी में अभी तक आप लोग एक सर्वर लेके उसमें प्रैक्टिस मार लेते हो, कल को प्रोडक्शन में एक सर्वर देना पड़ा डेवलपर को, तो किस कैटेगरी में दोगे ये भी मैटर करता है। ठीक है, क्यों मैटर करता है, क्योंकि कंपनी में जो डेडिकेटेड हर प्रोफाइल के लिए एक टीम होती है ना। अब यहाँ पे वो टीम है, कॉस्ट, कॉस्ट की तो अलग है, उसको कॉस्ट मैनेज करना है, कॉस्ट बढ़ेगा घटेगा वो देखेगा। यहीं पे बैकएंड में बैठी हुई रिसोर्स को मैनेज करने वाली, रिसोर्स, रिसोर्स बोले तो कल को मान के चलो आपके पास राइट्स हैं, आपने एक सर्वर लॉन्च कर दिया T3 नैनो, जिसका कॉस्ट एज कंपेयर टू फ्री टीयर में ज़्यादा है। तो कॉस्ट, जो बिलिंग का टीम है क्या बोलेगा, भाई ये अननेसेसरी, क्योंकि बैकएंड में जो भी आप यूज कर रहे हो तो उसमें दिखता है ना कितना स्पेस खपत हो रहा है, कितना कॉस्ट हो रहा है, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ रहा है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट की जो टीम है वो पूरा चेकआउट करेगी। तो इसलिए कैटेगरी भी मैटर करता है। क्यों, क्योंकि जो वर्किंग है, अभी देखो कुछ महीने पहले की बात है, वर्किंग गाइस था, सर्वर चाहिए था फॉर द लोकल, मतलब एक स्टेजिंग
इन्वायरमेंट में टेस्टिंग के लिए। तो उसने एक सर्वर लॉन्च किया था, और वो लॉन्च किया था उसने ऑन डिमांड में, सॉरी स्पॉट में लॉन्च किया था। उसका कॉस्ट अलग था, जबकि चाहिए था और चीपेस्ट कॉस्ट में। उसने डिप्लॉय किया तो रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम ने, जो उसका वो लीड कर रहा था, मेल डाला व्हाई यू लॉन्च दिस सर्वर। फिर उसने रिप्लाई दिया, ठीक है, मतलब इम्प्रॉपर रिप्लाई दिया। फिर पूछा कि सर मैंने ये लॉन्च किया तो इसमें उसने मुझे ऐसा क्यों दिया। मैंने बोला कॉस्ट का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कॉस्ट की जो टीम बैठी है तो वहां पे कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है अननेसेसरी का। तो आपको बताया जाता है ना कि हमारे पूरा कॉस्ट है। जैसे बोले कि कंपनी के अंदर एक वर्ड होता है, समझो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इन्वेंट्री। ठीक है, ये एकदम डीपली, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाओ इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इन्वेंट्री बोले तो क्या हम यूज कर रहे हैं सर्विसेज के अंदर, कितना हम उसका कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और वर्ड भी होता है कि मान के चलो आप ऐसी कंपनी में हो जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब आप काम करते हो तो उसमें भी हम सारी चीजें देखते हैं। तो आपका एक टारगेट है कि भाई 1 CR से ऊपर नहीं जाना है, ये एक आपकी डेडलाइन है फॉर द फाइनेंशियल ईयर तक। इससे हमें ऊपर नहीं जाना है, इसी के नीचे जाना है। अब मान के चलो 2 CR पहुंच गए, तो किसका लॉस है, सीधे सीधे कंपनी को। ये 1 CR का लॉस है। तो इस कॉस्ट को बचाने के लिए कंपनी क्या करती है, फिर बोलती है ले ऑफ करो, ये करो, प्रोजेक्ट्स नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, सिंपल। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। तो टाइप इंपॉर्टेंट है। तो ईसी टू इंस्टेंस टाइप के अंदर जाओगे, टाइप के अंदर बहुत से आपको टाइप मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी आपको मिलती है जनरल पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस सर मतलब जो कैटेगरी आएगी इस कैटेगरी में आएगी EC2, है ना। तो जनरल पर्पस के अंदर क्या हो सकता है, देखो कंपनी का डेटा, कल को इंफ्रा बनाते हो, इंफ्रा बना के उसको मैनेज करते हो अपने लोकल स्टेजिंग के अंदर, डेवलपर्स होते हैं उनको कुछ लोकल टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो आप किस कैटेगरी में दोगे, है ना, वो भी मैटर करता है। तो आपने जनरल पर्पस में लिया, तो जनरल पर्पस में आपको कुछ ऐसे सर्विसेज मिलेंगी जिसके अंदर मेमोरी हो गया, नेटवर्क रिसोर्स हो गए, है ना, प्रोसेसर हो गया, है ना। उसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशन आपको डालनी है कि भाई हमें एक लोकल टेस्टिंग के लिए करना है, जो सिंपल सा एक वर्कलोड मैनेज कर ले जनरल पर्पस के अंदर, है ना। तो ये आप क्या करोगे, जैसे कि अभी तक आप EC2 लेते हो, T2.micro में डिप्लॉय कर देते हो। तो जो T2 की कैटेगरी है, T सीरीज नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसी न किसी में तो आ रहा होगा ना, किसी न किसी कैटेगरी के अंदर आ रहा हो, किसी न किसी टाइप के अंदर आ रहा हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो आप एग्जैक्टली जज कर पाओगे कि इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है। तो इसमें अगर आप देखोगे EC2 अगर आपने लॉन्च किया है ना AWS में से, आपको पता है कि मुझे मेरे कंपनी के अंदर एक ऐसा लोड आया प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, आपने होस्ट किया एप्लीकेशन। ठीक है, लोड बोले तो लाइव इन्वायरमेंट के अंदर। बारिश हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, लोड आया प्रोडक्शन के अंदर, है ना। तो जब प्रोडक्शन के अंदर लोड आया तो देखो लोड कहाँ पे आएगा, कंपनी बोलती है कि हमें हाई कॉन्फ़िगरेशन का CPU चाहिए, हमें इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज चाहिए, है ना, हमें हाई कॉन्फ़िगरेशन का रैम चाहिए। तो अगर आप जनरल पर्पस में लेते हो, देखो तो इसमें बैकएंड में उसने अपने सर्वर पे रैक पे डिप्लॉय करके रखा होगा कि DDR रैम चाहिए, SSD वाला चाहिए, CPU चाहिए, है ना। तो ये कैटेगरी आपकी आएगी जनरल पर्पस के अंदर। तो जैसे कल को आपने लॉन्च किया तो आपको वहां पे लिख के आता है, जैसे T2 लिखा है तो यहाँ पे M से रिलेटेड कोई भी सीरीज आती है, M3, M8, है ना, लार्ज, एक्स लार्ज, है ना। कल को आपको CPU एक ही चाहिए या 2 CPU चाहिए या 3 CPU चाहिए, है ना, मेमोरी आपको 8 GB का चाहिए, है ना, और इससे ज़्यादा चाहिए तो कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी, है ना। इसमें मल्टीप्ले से 8M8G करके कैटेगरी हो जाएगी, लार्ज, एक्स लार्ज, है ना, 2X लार्ज है, जैसे आप टी शर्ट लेते हो स्मॉल, XL, XXL। तो ये क्या होता है, उस हिसाब से उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। तो इस हिसाब से आप जनरल पर्पस के अंदर ले सकते हो। ठीक है, M से भी रिलेटेड मतलब 7 कुछ भी लिखा हो, ये आपकी कैटेगरी में आएगी जनरल पर्पस के अंदर।
ठीक ठीक है। कल को गेमिंग एप्लीकेशन है आपके प्रोडक्शन में, है ना, कल को डेटा स्टोर मारना है, तो आप जनरल पर्पस की कैटेगरी ले सकते हो। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। एम के अलावा टी जो सीरीज है, जैसे टी से रिलेटेड T2 है, T3 है, तो ये किस में आ रही है? ये सब जनरल पर्पस के अंदर आ रही है। कल को मैंने एक सर्वर लिया था, वो किस कैटेगरी में थी? वो जनरल पर्पस के हमने एक सर्वर लिया और डिप्लॉय किया। क्या प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा? होगा। T2 डॉट जो माइक्रो है ना, T2 डॉट जो माइक्रो लेके चल रहा है वो फ्री टीयर में है। फ्री टीयर में कंपनी थोड़ी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेगी, वो एक्स एक्स लार्ज लेके चलेगी, है ना। या फिर क्लाइंट जो बोलता है कि हमें T3A वाला लेके चलना है या हमें M5 सर्वर लेके चलना है, सो दैट हमारे बैकएंड में इतना लोड है, ठीक है। क्योंकि प्रोसेसर कल को डाउन टाइम नहीं चाहिए ना कंपनी के अंदर, तो पूरा आप इंफ्रा बना के चलोगे। उसके अंदर नंबर ऑफ जो भी CPU हो, है ना, ऑटो स्केलिंग से भी बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन आप जब इंफ्रा बनाओगे तो बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें आएंगी जनरल पर्पस के अंदर। दूसरी कैटेगरी मिलेगी आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन, सेकेंड, ठीक है। शॉर्ट पे लिखता हूँ, बाकी आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन सिंपल समझिए, हमने एक सर्वर लिया कंप्यूट के अंदर, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में लोड बढ़ेगा। किस चीज़ से रिलेटेड लोड बढ़ सकता है? हो सकता है मीडिया से रिलेटेड, हो सकता है वेब सर्वर पे, हो सकता है हाई परफॉर्मेंस की कंप्यूट सिस्टम चाहिए, हो सकता है कि हमने साइंटिफिक के लिए कोई ऐसा मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जिसके अंदर पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हो सकता है कि हमने एक ऐसा गेमिंग एप्लीकेशन डिप्लॉय मारा है जिसका लोड बहुत ही ज़्यादा है ना। तो जब ज़्यादा वर्क लोड है तो उसमें हमें कंप्यूट पावर बढ़ाना पड़ता है, बैकएंड में जो एप्लीकेशन चल रही होती है। कल को जैसे आप अभी पढ़ रहे होगे, है ना, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जो मशीन लर्निंग जो है बैकएंड में प्रोग्रामिंग की गई है, जो उसकी एप्लीकेशन चल रही होगी, तो उससे रिलेटेड हमें कंप्यूट से रिलेटेड जो कैटेगरी है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखो, रैम की कैटेगरी क्या होती है, हार्ड डिस्क की कैटेगरी क्या होती है, वो बैकएंड में इसने बना के रखा हुआ। जैसे कि आपने HP खरीदा 7th जनरेशन, किसी ने खरीदा होगा 3rd जनरेशन, उस समय SSD होगी, उसका अलग नाम होगा, है ना। किसी ने HDD में खरीदा होगा, है ना, ओल्ड ओल्ड वर्जन। तो अभी ये सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही है। तो ये कैटेगरी जब आप लेके चलोगे कंप्यूट, तो सिंपल C से कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। चाहे इसमें C8G, है ना, मीडियम हो, लार्ज हो, एक्स लार्ज हो। CPU किस लेवल पे चाहिए? जैसे मान के चलो हमें 32 GB का CPU चाहिए, तो 32 GB का CPU लेके जाओगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है ना। अभी एक आपको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए। अब आपसे पूछेगा भी इंटरव्यू में, तो पूछेगा इंस्टेंस टाइप, तो टाइप में आप ये MCT2 डॉट ये आप भूल जाइए। पूछेगा जनरल पर्पस के अंदर, हाँ पूछ सकता है कि T2 डॉट माइक्रो, T2 टी की जो सीरीज है किस कैटेगरी में आएगी, तो आप इतना बता सकते हैं कि जनरल पर्पस के अंदर आएगी, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस के लिए, है ना, कोई वीडियो इनकोडिंग मार रहे हो, गेमिंग, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी मशीन लर्निंग के लिए कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन सर्वर। थर्ड नंबर का जो सर्वर होगा आपका मेमोरी, बैकएंड में मेमोरीज पे भी लोड आता है ना, तो दूसरा आपका होगा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। तो अब इसको समझते हैं सिंपल। हम चाहते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस एकदम हाई लेवल पे प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होना चाहिए, स्नूज, ठीक है। कंपनी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोसेस चल रहा है, वर्कलोड है, मेमोरी पे ज़्यादा लोड आ रहा है प्रोडक्शन में। तो जब आपके प्रोडक्शन में मेमोरी पे ज़्यादा लोड आएगा, तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए देखो, हालांकि बैकएंड से ऑटो स्केलिंग रहता है, लेकिन ऑटो स्केलिंग भी कई बार रन होता है, लेकिन बैकएंड से इंफ्रा मैनेज नहीं होता। कई बार हमें मैनुअल बेसिस पे इन सारे सर्विसेज पे करना पड़ता है। हालांकि ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक स्केल अप होती हैं, क्योंकि जब आप ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसमें डिफाइन करना पड़ता है ना। तो कल को आपको बढ़ाना पड़े मेमोरी को, कि हमारी अभी 16 GB, इसको 32 GB कर दो, है ना। मेमोरी जैसे 128 GB है, 256 GB कर दो। तो इस कैटेगरी में आप ये लेके चलोगे, है ना। स्पीड बढ़ाने के लिए तो आप ये कैटेगरी लेके चलोगे मेमोरी। तो मेमोरी की जो सीरीज स्टार्ट होगी R से रिलेटेड स्टार्ट होगी, R5, R6, है ना, R7, है ना।
तो ये कैटेगरी होती है मेमोरी के अंदर। उसके अलावा एक और होता है एस्केलेटेड कंप्यूटिंग, चौथा नंबर, शॉर्ट में लिखता हूँ। ये क्या करेगा, मान के चलो हमने ग्राफिक डिजाइन मतलब ऐसा एप्लीकेशन डाला है जिसके अंदर नंबर ऑफ डेटा, मतलब कल को जब इंफ्रा पे काम करते हैं ना हम लोग, तो एक वेबसाइट चल रही होती है और उस वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल्स हिटिंग आ रही होती है, तो उसके अंदर मल्टीपल्स आपके ट्रबल शूट के पार्ट आते हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि भाई सिमिलर पैटर्न के आपको इफेक्ट आ रहे हैं, कुछ बग्स मिल रहे हैं बार बार, है ना, कि बैकएंड में जो आपने एप्लीकेशन डाला है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हम चाहेंगे कि हमारा जो इंफ्रा है, मतलब उस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, तो किस पे पड़ रहा है, मेमोरी पे पड़, मतलब जो यहाँ पे हमने डाला हुआ है, ठीक है, कि जैसे कि आपने कुछ कैटेगरी डिफाइन की कि हमने T2.x लार्ज पे सर्वर को डाला हुआ है, तो इसमें वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट आएगा, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, है ना, उसके अंदर नेटवर्किंग को भी बना के आप रखोगे, है ना। कल को हम हाई परफॉर्मेंस, तो अगर मैं HPC बोलता हूँ बोले तो हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कॉन्फ़िगरेशन यहीं से आता है। कल को कुछ आपने एडिटिंग मारी इस इंफ्रा में, कल को आपने कुछ कोड एडिट मारा, है ना, तो उस समय जो बैकएंड में डेवलपर होता है वो कैसे काम कर रहा है, CI/CD के थ्रू, हो सकता है AWS के थ्रू, या फिर हो सकता है मल्टीटास्क के थ्रू, तो ये सर्वर आपकी आएगी एस्केलेटेड के अंदर। तो ये आपका कैटेगरी P से रिलेटेड, P हो गया, G हो गया, है ना, इस टाइप से कुछ मिलेगा, वो आपकी एस्केलेटेड कंप्यूटिंग में है। ठीक है, फिर कल को हमें स्टोरेज भी चाहिए होता है, तो कल को स्टोरेज बढ़ाना हो घटाना हो, तो अगली जो कैटेगरी आ जाएगी स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, फिफ्थ नंबर। तो स्टोरेज बोले तो कल को हमें देखो सिंपल समझना है कि आपने हार्ड डिस्क रखा है 1 TB, ये, तो इसमें आपका क्या एजेंडा रहता है इस हार्ड डिस्क में, ये हार्ड डिस्क क्या करेगा, आप कुछ भी डेटा को रीड राइट ही तो करते हो, सिंपल, डेटा को देखना ही तो रहता है, रीड और राइट, कोई भी आ रहा है रीड और राइट, वही डेटा चाहिए आपको, वही रीड देखना, डेटा देखना, डेटा खा थोड़ी सकता है उसको, मैंने एक फाइल दी उसको खा सकते हो क्या, नहीं, रीड राइट, मतलब आपको डेटा देखना है कि भाई बैकएंड में जो भी काम चल रहा है, स्टोरेज जो आपने लिया है, उस स्टोरेज के अंदर मान के चलो आपने 50 TB का आपने स्टोरेज लिया हुआ, उसमें रीड राइट कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि आपके इसमें लेटेंसी का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मान के चलो थाउजेंड्स ऑफ हिटिंग आ रही है, 50 TB भी यहाँ पे हैंग ओवर हो गया, ठीक है, लेटेंसी आ रही, हिटिंग आ रही है, तो यहाँ पे जो रीड, जैसे मान के चलो किसी ने ऐसा इंफ्रा बनाया है, उसका स्टोरेज बढ़िया है, फास्ट है, तो यहाँ पे जो रीड राइट की जो कैपेसिटी हो रही है, मान के चलो 1 सेकेंड में हो रही है, 1 सेकेंड, यहाँ पे मान के चलो 30 सेकेंड में हो रही है, तो ये डाउन टाइम है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके IOPS पे डिपेंड करता है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। इसको हालांकि आप EBS में और भी डिटेल में देखोगे कि IOPS क्या होता है, क्योंकि भाई आपका एप्लीकेशन चल रहा है ना बैक एंड में, तो वो सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, स्टोरेज बनाना बढ़ाना पड़ता है, कल को आपको, है ना, रैम इंक्रीज करना पड़े, हालांकि वो आप उसमें कर सकते हो बैकएंड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बैकएंड में आपका डेटाबेस भी चल रहा है ना, SQL है, मान के चलो नो SQL माई SQL डेटाबेस चल रहा है, MongoDB चल रहा है ना, रियल टाइम उसमें कुछ भी डेटा आ रहा है, रियल टाइम का जो डेटाबेस है उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसके अंदर अलग टीम बैठी है, DB है जिसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेवऑप्स अलग टीम बैठा हुआ है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं कैटेगरी के अंदर। अब इसमें अलग अलग नाम हो सकता है स्टोरेज के अंदर, है ना, आई से रिलेटेड, है ना, अलग अलग नाम मिलेगा स्टोरेज के अंदर, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो कल को आपसे पूछता है कि इंस्टेंस टाइप, तो टाइप में 5 चीजें पता, मतलब 5 बातें पता होनी चाहिए, जनरल पर्पस, कंप्यूट, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन और स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, बस खत्म। अब इनमें से कुछ भी आप लॉन्च करते हो, ठीक है, एक बार मुझे चैट पे देना जिसका AWS अकाउंट था कल, तो मैं उसको लॉगिन करके थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दिखाता हूँ AWS।
कोड आया होगा आपके पास। हेलो बोलो बोलो। सर, 849518। 849518। 518। पासवर्ड रॉन्ग है सर। तो ये पासवर्ड डालिए। ये क्या था? ओ ये MSC मांग रहा है। हाँ सर, इसमें 920 920 520। सर अभी वो वाला पासवर्ड ही नहीं डाले ना, अब पहले ये वाला पासवर्ड डाले अब वो। अब एक बार फिर आएगा बता। 031 031 379। 379। ये ले लॉगिन हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं डायरेक्टली EC2 में। अब इसके अंदर कुछ इंस्टेंस में और भी कैटेगरी मिलती है। ठीक है, देखो टाइप अलग है। कल को हम प्राइसिंग मॉडल पे बात करेंगे, है ना। प्राइसिंग बोले तो मुझे एक ऐसा सर्वर चाहिए, चाहे वो टी हो, चाहे वो पी पे हो, चाहे मेमोरी पे हो, चाहे स्टोरेज पे हो। इंफ्रा बनाने वाले हम हैं कब? जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है तब। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक बने हुए इंफ्रा पे ही काम करते हैं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने कल एक सर्वर डिप्लॉय किया था जो रनिंग है। ठीक है, क्या इस पे कॉस्ट नहीं आ रहा होगा? अगर आप जाके थोड़ा सा बिलिंग सेक्शन में जाते हैं, बिल एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अभी आया नहीं है, इसका एक फ्रीक्वेंट डेटा होता है। ठीक है, जैसे इसकी साइकिल होगी तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा डॉलर। ठीक है, बिल्स में आओगे, चेकआउट करोगे तो बिल दिखेगा। ठीक है, तो एक आपकी अकाउंट आईडी है, बिल स्टेटस अभी पेंडिंग है, यहाँ पे दिखेगा कुछ डॉलर रुपए। ठीक है, यहाँ पे शो करेगा। पे करना हो तो पे कर दीजिए, नहीं करना मत करो। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से पेमेंट करिए। तो जो कंपनी के अंदर बैठे होते हैं, जो मैनेज करते हैं, वो ये करते हैं, और जो ऑफिशियल अकाउंट होता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस मानना है, काम खत्म। ठीक है, तो पहले EC2 में आते हैं और मेरे जो सर्वर है इसमें आते हैं। तो इस सर्वर के अंदर हमने एक कैटेगरी लिया था T2.micro फ्री टियर। ठीक है, तो इसके अंदर आप आ जाते हो। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। स्टोरेज में आपके देखोगे तो स्टोरेज में 8 GB बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। ठीक है, डिटेल्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर अंदर जाके देखना चाहो, यहाँ पे देखना चाहो इंस्टेंस टाइप की कैटेगरी में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये मेरी टाइप है। टाइप में देखोगे इंस्टेंस टाइप T2.micro। तो अब टी की कैटेगरी है तो पता चल जाएगा टी सीरीज किस में आता है, जनरल पर्पस में आता है। ठीक है, ये कोई दिक्कत। यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदर जाइए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये रहा। तो इसमें अब जब आप जाओगे तो बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी, है ना। सी बोले तो कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, CPU है, आर्किटेक्चर कौन सा चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज टाइप कौन सा चाहिए, गीगाबाइट चाहिए, ऑन डिमांड में चाहिए, स्पॉट में चाहिए, है ना। तो ये आपको देखना है। आप ध्यान देना, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें भी ऑन डिमांड है, स्पॉट इंस्टेंस है, सेविंग है, रिजर्व इंस्टेंस है। ये कैटेगरी हम देखेंगे अभी। पहले आप टाइप को समझ लो। तो कल को मेरे को चाहिए जैसे C3.x लार्ज, कब चाहिए होगा? या तो डॉक्यूमेंटेशन में हो कि हमें यही कैटेगरी चाहिए जब आप इंफ्रा बनाते हो किसी क्लाइंट के लिए,
नहीं है तो फिर आप तो T2.micro में कर ही रहे हो ना, है ना। कल को आपको एक IAM यूजर बना के परमिशन दे दिया जाता है, रीड ओनली एक्सेस, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर रहे होते। तो जैसे मैंने क्या किया, फाइंड किया कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए और उसमें डिप्लॉय माना, आप देखो आप 25 के कंसोल में पढ़ रहे हो, सब कुछ बदल गया है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, कॉस्ट कम लेके चलना है, ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग के लिए चाहिए, या फिर मुझे मशीन लर्निंग के लिए चाहिए तो मैंने सेलेक्ट मारा। केस में क्या चाहिए, डेटा साइंस के लिए चाहिए तो मैंने सेलेक्ट मारा। CPU कितना चाहिए, मतलब कौन सी कैटेगरी में चाहिए, ग्रेविटेशन, इंटेल, ये इसका हो, जैसे मैंने बोला AMD में चाहिए, जैसे आप खरीदते हो ना राइजन, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें जब आगे जाओगे तो कुछ बिलिंग का कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो ये फैमिली के अंदर आपको सब मिलेगा। जब आप प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें क्या होती है ना, जैसे कॉस्ट के अंदर आप लॉन्च नहीं कर सकते, फ्री टीयर में हो। बिजनेस होता तो सब कुछ आपको दिखता, पूरा अकाउंट डिटेल सब मांगता, पेमेंट मांगता, आप पेमेंट करिए, है ना, कब करना ऑन द स्पॉट मारिए, बाद में करिए। तो यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ प्राइस आपको दिखाई देगा। ये सी की कैटेगरी है। कल को मुझे सी नहीं चाहिए, और नीचे चले जाओ, स्क्रॉल डाउन कर दो, है ना, तो मिल जाएगा अलग अलग टाइप की कैटेगरी। ठीक है, मैं इसको कैंसिल मारता हूँ, यहाँ से हटा दीजिए, है ना। ए की कैटेगरी है, सी की कैटेगरी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और भी देखना तो यहाँ पे चले जाइए, जंप मारिए और इधर पे चलिए 7 में आ जाइए, ठीक है। तो आई लिख के आया। तो यस, आप समझ जाना, क्योंकि इसमें स्टोरेज हमें डिपेंड करता है ना किस टाइप का स्टोरेज चाहिए। अब जो हैवी हैवी एप्लीकेशन चल रही हैं, वो क्या 8 GB में चल रही होगी, 16 GB में चल रही होगी, नहीं ना, वो तो फिर गीगाबाइट में चलती है, उस लेवल का एप्लीकेशन होता है ना। तो इस तरीके से आप स्टोरेज कितना चाहिए, मेमोरी कितना चाहिए, है ना, आप ये लेके चलोगे, है ना। ऑन डिमांड में लेके चलोगे, इतना US पर घंटे के हिसाब से चार्ज लग रहा है। देखो देखो, यहाँ पे अगर आप लेते हो तो $6, यहाँ पे $1। तो प्रोडक्शन में जब जो बोला जाता है ना, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट, क्यों बोला जाता है उसको सोल्यूशन आर्किटेक्ट। अब देखो, दिल्ली में एक कंपनी है नोएडा में, जिसको बोलते हैं I2K2, है ना, मेरे को ऑफर किया था सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो मैंने पूछा और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि जब मेरे से इंटरव्यू तो सब ले लिया, मैंने सब बता दिया। फिर उसने बताया कि वी वांट ओनली फॉर द सोल्यूशन। सोल्यूशन बोले तो मतलब कि हमारा क्लाइंट है, उसको आपको गाइड करना है। गाइड बोले तो ए नाम का क्लाइंट है, कल को भाई आपने इस इंफ्रा पे बजट बनाया होगा तो इसको गाइड किया होगा कि सर हम T3.x लार्ज सर्वर लेंगे, सो दैट जो आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी उसे हम अच्छे से मैनेज करेंगे। 3 महीने बाद यू आर द आर्किटेक्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, आप सजेस्ट करोगे नहीं सर, हम ना I6 ID1 लार्ज लेके चलते हैं, इसके अंदर सर हमें स्टोरेज बार बार बढ़ाना घटाना नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, कल को आपने लिया जिसके अंदर 80 GB 80 TB का स्टोरेज आया, लेकिन आप इस कैटेगरी को लेते हो तो इसमें $6 कुछ कॉस्ट आएगा। सोल्यूशन देना तो यही होता है ना। लेकिन आपने जो अलग से लिया था उसमें कुछ ₹9 कुछ डॉलर आ रहा था घंटे का चार्ज। तो आपने क्या बोला क्लाइंट को बताते हुए, अब जब आपने सोल्यूशन दिया तो ये तो ठीक है, आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, आपका कॉस्ट क्या है, यही कॉस्ट, मतलब आप यही पे अर्निंग कर रहे हो सोल्यूशन देना, जो बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, सपोर्ट में आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप काम करोगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी है। तो कल को आप इंफ्रा बनाते हो, लॉन्च करते हो, सर्वर लेते हो, इंस्टेंस में गए, आपका बोला गया कि आप लॉन्च करिए एक सर्वर को, है ना। आपने सर्वर दिया, जैसे मान के चलो HDFC, है ना, वेब सर्वर, है ना, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, हमें उबंटू में चाहिए, आपने उबंटू किया, टाइप के अंदर नहीं मुझे T2 नहीं चाहिए, उसके अंदर लिखा रहेगा, है ना। कैटेगरी आप देख लीजिए, जैसे X लार्ज है, और थोड़ा सा लेते हैं हाई कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, T3 लार्ज लेके चलते हैं। तो जब आपने T3 लार्ज लिया तो इसमें प्राइसिंग भी दिखाई दे रहा है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता था, हालांकि अभी भी कर सकते हो AWS में, प्राइसिंग कैलकुलेटर जाओगे तो वहाँ पे बता देगा, या अभी बता देना। ऑन डिमांड में लेते हो, लिनक्स लोगे तो इसका इतना रुपए डॉलर पड़ेगा, विंडो लेके चलोगे तो इसमें इतना आएगा, सूजे की मशीन लेके चलोगे इतना आएगा, उबंटी लेके चलोगे इतना आएगा, है ना। पूरा कॉस्ट देखा जाता है जब आपके पास इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आता है ना, उसके अंदर पहले से डिज़ाइन होती है, अगर है तो। नहीं तो आजकल क्या होती है ना, कंपनी को नहीं, जिसको हायर किया उसको नहीं पता, और उसको लीड बना दिया, वो भी हैरान है क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जिसके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, छोड़ के गया, उसी प्रोजेक्ट्स को मॉडिफाई करके डिप्लॉय करना है। कल को भाई एक कंपनी के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट्स आ गया जिसमें मान के चलो दिल्ली की कोई भी एक फर्म है, गवर्नमेंट फर्म है, मान के चलो कोटक महिंद्रा बैंक है, तो इसने क्या बोला, आप ऑप्टस में काम कर रहे हो, ऑप्टस को तो देगी नहीं। ऑप्टस किससे टाई अप है, मान के चलो HCL से, तो HCL क्लाइंट है, तो इसने कोटक महिंद्रा बैंक ने HCL को दिया, HCL ने क्या किया, पूरा परसेंटेज बेस में काम हुआ, इसने इसको 50% दिया, इसने इसको 30% दिया। हो सकता है ऑप्टस ने किसी और को दे दिया जिसके अंदर छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हो, बोलता है कि हम आपको 2% देंगे। ठीक है, मैनेज किसको किया जा रहा है, ये एप्लीकेशन जो कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन, ठीक है, बस ये इसको परसेंटेज में देना, ये पूरी हायरार्की चेन काम करती है। तो आप किसी कंपनी, जैसे मान के चलो आप HCL के पेरोल पे हो, तो यहाँ थोड़ी कुछ सीख पाओगे। कौन सीख पाएगा, जो 2% में काम कर रहा है। अब जो 2% में है उसको तरह पैकेज भी दे रहा होगा, मान के चलो 40,000 का मंथली होगा, है ना, 6 लाख का 6 LP है, और बना दिया इसको डेवऑप्स इंजीनियर। कौन सीख रहा है, इंफ्रा कौन बना रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, सब कुछ कोटक का ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की कंपनी में वो यहाँ पे ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, क्योंकि HCL को पता है ना, इसके अंदर 3-4 बंदे रखे होंगे, 10 लोग बैठे होंगे, उनको भी बता दिएगा बस देखना भाई आपको ये काम है, मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेलबाजी करना है, डेटा रखना है बस, है ना, जो लीड कर रहा होगा। उसके अंदर भी ऑप्टस की टीम बैठी होगी, तो ये पूरा हायरार्की होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, नीचे जाके डिप्लॉय मारोगे तो अब सब कुछ आपको कॉस्ट पड़ेगा, फ्री टियर नहीं है यहाँ पे, फ्री टियर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरी कैटेगरी निकाल लो। तो ये पूरी है टाइप, कल को इंफ्रा बनाना पड़े तो आप यहाँ से सेलेक्ट करना कब, हालांकि अब बनाओगे, अगर नया न्यूली प्रोजेक्ट्स है तो आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो ऑन डिमांड, है ना, तब आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑन डिमांड, व्हाट इज स्पॉट इंस्टेंस, व्हाट इज रिजर्व इंस्टेंस। ठीक है, तो अब हम प्राइसिंग फैक्टर को समझते हैं AWS में। प्राइसिंग, तो प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है AWS के अंदर ऑन डिमांड। ठीक है, दूसरा आपका होता है स्पॉट इंस्टेंस। ये पहले हम दोनों को समझते हैं, ये हमेशा पूछ लेता है डिफरेंस। ऑन डिमांड बोले तो जब आपको चाहिए तब आपको सर्वर मिल रहा है। ठीक है, 24/7, एजोर क्लाउड भी बोलता है, गूगल क्लाउड भी बोलता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि अगर आपने ऑन डिमांड में एक सर्वर लिया, मान के चलो टेस्टिंग के लिए, ठीक है, मान के चलो हमारे पास एक डेवलपर आया, वो बोलता है कि आई वांट 1 सर्वर। आपने क्या किया, T2.nano में एक लॉन्च कर, ठीक है, T2.nano में आपने लॉन्च कर दिया। डेवलपर का ऑफिस टाइम है 9 बजे, चला जाता है 6 बजे, खत्म, काम किया, खत्म। तो ऑन डिमांड में क्या प्राइस नहीं लगेगा, लगेगा। ठीक है, आप कंपनी के बिजनेस अकाउंट में काम कर रहे हैं, ना कि फ्री टियर के अंदर। फ्री टियर में आप चला के भी छोड़ दो, बिल आएगा, पे नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी के प्रोस्पेक्टस से समझिए। तो आपने ऑन डिमांड में लिया तो इसका प्राइस अलग होगा, है ना। मान के चलो आपने भूले भटके लॉन्च भी करके दे दिया ऑन डिमांड में। समझते हैं थोड़ा सा, जैसे आप दिल्ली में रहते हो ना, आप चले गए दिल्ली के सकरपुर मार्केट में शाम को 7 बजे, वहाँ पे आलू का कॉस्ट है 12 रुपए kg। ठीक है, उसी के थोड़ा आगे गली में घुस के जाओगे, वहाँ पे है 5 रुपए kg। क्वालिटी वही है, मतलब वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खोली में घुस के अंदर है। तो ये देखोगे कॉस्ट कहाँ पे बच रहा है, 5 रुपए kg। तो कल को कंपनी बोलेगी ना कि आपने स्पॉट में क्यों नहीं किया, स्पॉट में क्यों नहीं लॉन्च किया। स्पॉट मतलब ये होता है क्योंकि जो AWS ने बैकएंड में इंफ्रा बना के रखा हुआ, उसकी अनयूज्ड डेटा सेंटर पड़ा हुआ है जिस जो यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जब चीज़ें यूज नहीं होगी तो कंपनी तो लॉस में जाएगी ना। तो क्या कर रही है, उसने कैटेगराइज कर दिया कि आप ऑन डिमांड में ले लो, प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है तो ऑन डिमांड में ले लो, है ना, टेस्टिंग के लिए चाहिए तो ऑन डिमांड में ले लो, 2 रुपये लगेगा, सिंपल है, समझिए 3 रुपये लगेगा। कल को ऐसा भी है कि आप स्पॉट में भी ले सकते हो। तो पहले क्या था, स्पॉट इंस्टेंस के अंदर कुछ
टर्म्स था, टर्म्स और कंडीशन, मतलब कि जो बंदे स्पॉट पे लेते थे तो एक बिडिंग टाइप लगता था इसमें कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपका स्पॉट है, यहाँ पे अगर आप लॉन्च करने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि मुझे एक स्पॉट में इंस्टेंस चाहिए, सब कुछ है, जो कैटेगरी चाहिए आप ले सकते हो, है ना। मैनुअल लेके बनाना है, एसएसएस कनेक्ट करना है, T2.9 लेके चलना है, टारगेट कैपेसिटी, ये सारा कुछ वही है ना। सीपीयू कितना लेके चलना है, मेमोरी कितना लेके चलना है, तो इसमें कॉस्ट अलग आ जाएगा, है ना। टारगेट कैपेसिटी क्या होता है, तो इसमें देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना इतना डॉलर है, मतलब 88% सेव कर पा रहे हो ऑन डिमांड में, 88%। तो आपने इसको लॉन्च क्यों नहीं किया? सिंपल। हालांकि बोला जाता है कि जैसे जैसे मैंने बोल दिया सचिन एक सर्वर दे दो ऑन डिमांड में, तो क्या करेगा, ऑन डिमांड में दे देगा। स्पॉट में कर दिया कोई दिक्कत नहीं, कुछ वैल्यू का ही कॉस्ट आता है। तो कल को हम कंपनी में बैठे हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो आप चाहो तो ऑन डिमांड में भी दे सकते हो, आप चाहो तो स्पॉट में भी दे सकते हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्शन पे ही डिप्लॉय मार दिया, है ना। तो ऑन डिमांड के अंदर कुछ कैटेगरी पे करनी हो, ठीक है, जैसे कि इसका जो कॉस्ट आता है ना आवरली बेसिस पे, मतलब मिनट के बेसिस पे भी कॉस्ट आता है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है कि आपने, अब जैसे मान के चलो विप्रो में आप हो, तो विप्रो के पास 3 साल का प्रोजेक्ट आया, 3 ईयर, तो क्या 3 ईयर के लिए आप ऑन डिमांड में लोगे? नहीं, कॉस्ट बढ़ेगा ना। स्पॉट लो के चलोगे, नहीं, कॉस्ट बढ़ेगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हमें जब कुछ भी परचेस करनी है, तो परचेस करते समय आपको देखना पड़ता है सारे रिसोर्स के ऊपर, कितना हार्डवेयर है, कितना हम मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। सिंपल समझिए, जैसे आपने 5 BHK ले लिया, 4 BHK लिया दिल्ली में, वो सिंगल, तो आप अननेसेसरी क्यों कॉस्ट दे रहे हो? किसका? फ्लैट का। आप सिंगल में भी रह सकते थे ना। आप 40,000 दे रहे हो, बल्कि आपका 8,000 में काम हो जाता। तो यही कंपनी सोचती है कि हमने अननेसेसरी रिसोर्स क्यों लिया। तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो सर्वर की कैटेगरी, चाहे विंडो लेके चलते हो, लिनक्स लेके चलते हो, उबंटू लेके चलते हो, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कॉस्ट के फैक्टर से, क्योंकि कॉस्ट भी वेरी करता है ना प्रोडक्शन के अंदर। कुछ कंपनी के अंदर, जैसे हमारा कुछ मल्टी इन्वायरमेंट है, एजोर के अंदर अलग कॉस्ट आता है, AWS में कुछ कम आता है, गूगल में और ज़्यादा आता है ना। सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि हम सर्विसेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब उनके लिए भी डेडिकेटेड कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम बैठी है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने रेड हैट ले लिया, तो रेड हैट के अंदर रीजन, है ना, आप रीजन भी सेलेक्ट करोगे, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन भी आएगा, उसके अंदर टाइप भी लेके चलोगे। जैसे ऑल टाइप में, जैसे मैंने बताया था कि हमको कंप्यूट वाला चाहिए, तो आपने कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन किया, सी की कैटेगरी लेके चलते। उसके अंदर सीपीयू कितना चाहिए, जैसे मैंने बोला मुझे 24 सीपीयू चाहिए, ठीक है। फिर जब उसमें बोला कि हमें हाई परफॉर्मेंस का चाहिए, तो इसका जो कॉस्ट आएगा मान के चलो पर घंटे $8 आ जाएगा। $8 बहुत होता है, आपने 24 घंटा चलाया, है ना, 365 दिन चलाया एप्लीकेशन, तो कॉस्ट आएगा ही आएगा। कल को आप डेटा भी ट्रांसफर मारोगे तो उसका भी कॉस्ट आएगा ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। 10 TB का डेटा हमने मारा, है ना, फिर अगले 10 महीने में 40 TB मारा, तो ये कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन डिमांड में अलग कॉस्ट होगा, स्पॉट में अलग होगा फॉर द लोकल। कल को हमें नहीं चाहिए ये, कल को हमारे पास एक ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोजेक्ट आया, हमें 3 साल का प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिजर्व इंस्टेंस। अब रिजर्व का मतलब ये होता है, जैसे आप खुद ही जाते हो, फ्लाइट बुक किया, ट्रेन में जाते हो ना, देखो रिजर्व इंस्टेंस, है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है रिजर्व इंस्टेंस का, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है। इसके पहले आप ये समझिए, आप जनरल पे गए, है ना, जनरल बोगी पे आप जाते हो अपने लोकल एरिया पे, आप कुछ समय के लिए उठ के गए, जहाँ पे बैठे थे लौट के आते हो, वो सीट गायब, कोई और बैठ गया। किसमें? आप ऑन ऑन डिमांड में अगर बैठते हो तो चलती फिरती ट्रेन में, तो एप्लीकेशन का डाउन टाइम वहीं पे आता है अगर आपने डिप्लॉय मारा तो। लेकिन रिजर्व इंस्टेंस में क्या होगा, रिजर्व इंस्टेंस में आप अपनी एक बर्थ ले लेते हो 10 घंटे के लिए, है ना, वो होता है रिजर्व इंस्टेंस। तो जब आप रिजर्व इंस्टेंस, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं जो TCS विप्रो, इनके पास ना लॉन्ग टाइम के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे 3 साल का प्रोजेक्ट आ गया, 3 ईयर प्रोजेक्ट्स, है ना। कल को एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 1 ईयर का ही प्रोजेक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो मिनिमम 1, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है रिजर्व के अंदर 3 है, 3 से ज़्यादा है
तो आप EWS में बात करके कर सकते हो। ठीक है, ये कैसे देखोगे? सिंपल, आप जाइए रिजर्व इंस्टेंस के अंदर, हालांकि हम इसको यूज नहीं करेंगे। वेयर इज रिजर्व इंस्टेंस? ठीक है, तो ये मेरा रिजर्व इंस्टेंस है। तो जैसे मैं परचेस करता हूँ, खरीदने की कोशिश करता हूँ, मैं एक इंफ्रा बनाता हूँ, तो अब इसमें पूछेगा, पूरे प्लेटफॉर्म पूछेगा। जैसे हमने लिया लिनक्स, रेड हैट का चाहिए मुझे, जैसे कि मुझे रेड हैट एंटरप्राइज चाहिए। टीनेसी टाइम, टीनेसी बोले तो कल को आप अपने सर्वर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंजेस मानना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट हो। क्लासेस के अंदर कन्वर्टिबल लेके चलोगे तो आप उसको बदल सकते हो, स्टैंडर्ड लोगे तो स्टैंडर्ड में चलेगा। तो जैसे मैंने स्टैंडर्ड लिया है ना, कैटेगरी में जैसे मैंने ले लिया ये आर की कैटेगरी, पता होना चाहिए। टर्म 12 महीना, 36 महीना, मतलब 1 साल और 3 साल। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द रिजर्व इंस्टेंस मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3। तो जैसे हमारे पास 3 साल का प्रोजेक्ट आया, अब यहाँ पे पैसा भी लगता है ना, तो पूछेगा पैसा कैसे दोगे, तो 3 ऑप्शन मिलेगा पैसा देने का, दूसरा और तीसरा। अब मान के चलो जिसने कंपनी की स्टार्टअप किया उसके पास पैसा नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट में, ऐसा नहीं होता फ्लैट आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वैप मारिए क्रेडिट कार्ड, अगले महीने से 20-20 हज़ार कटने लगेगा, है ना। तो इसमें आपकी 3 कैटेगरी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं नो अपफ्रंट, फुल अपफ्रंट, और एक होता है पार्शियल अपफ्रंट। नो अपफ्रंट मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं है, जमीन जायदाद डॉक्यूमेंट से आप दे दीजिए, काम चालू हो जाएगा आपका, आपके नाम पे रजिस्टर कर देंगे। आपके पास है पूरा पैसा तो आप पूरा दे दो। तो यहाँ पे मान के चलो अगर कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए ऑन द, और एकदम आपने पूरा पैसा दे दो तो 1 करोड़ की जगह आपको 80 लाख में मिल जाएगा। ये बेनिफिट मिलता है। कल को आपको पता है कि हमारे पास कुछ ही पैसा है, कुछ पैसा दे दो, जैसे कि आपने 10 लाख दे दिया, बाकी धीरे धीरे आप दे सकते हो, तो इसमें इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो आपके पास यही 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, देख लो, नो फ्रेंड, पार्शियल ऑफ फ्रेंड, फुल मैंने बोला था वहाँ पे होगा ऑल ऑफ फ्रेंड। ठीक है, जैसे हम ऑल लेके चलते हैं या फिर पार्शियल लेके चलते हैं एज अ स्टैंडर्ड। सेलेक्ट किया आपने, गो, नीचे देखिए सर्च मारिए, होगा तो दिखाई देगा, कॉस्ट भी दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितना कॉस्ट आ रहा है, AWS 3 साल के लिए हमने लिया, इफेक्टिव रेट इतना रुपए डॉलर आएगा, है ना। अप फ्रंट में हमने लिया तो $31,000, तो ये कितना होता है, $31,000, है ना, अर्ली बेसिस पे चार्ज करेगा। ठीक है, तो इसका कॉस्ट देखिए, into 86 इन रुपीस कितना, 26 लाख 1000। तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा ये कॉस्ट आएगा। फिर आप इसको ऐड कार्ड मारिए, है ना, आप दे दीजिए भाई योर कार्ड रिजर्व इंस्टेंस, टोटल ड्यू इतना रहेगा, उसके हिसाब से मंथली चार्जेस रहेगा, जैसे EMI नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड में, वही EMI आप देते रहिए। नहीं दोगे तो उस पर इंटरेस्ट लगाता जाएगा। फिर आप क्या करोगे, परचेस मार लेना, ऑर्डर मार दीजिए। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, हम लोग फ्री पे काम कर रहे हैं। तो ये रिजर्व की कैटेगरी है। उसके बाद एक और होता है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड बोले तो जैसे अभी आपने कोई रीजन लेते हो ना, जैसे मैंने बोला नहीं, मैं मुझे मुंबई रीजन में ही एक अपना पूरा का पूरा डेटा सेंटर ले लेना है, उसमें कोई आएगा जाएगा नहीं। ठीक है, जैसे कि आप शादी में जा रहे हो दिल्ली से बारात लेके मुंबई, दो तरीका है कि भाई अपनी अपनी टिकट ले लो, कोई यहाँ बैठा है वहाँ बैठा है, कोई गायब हो गया, है ना, कल को मिल ही नहीं रहा है, पूरी एप्लीकेशन डाउन। दूसरा तरीका क्या है कि आपने एक पूरी की पूरी बोगी रिजर्व कर ली, है ना, जो अलग अलग जा रहे थे तो अपना अपना किराया लेके गए, उस पर अलग अलग कॉस्ट बचेगा। डेडिकेटेड आपने एक बोगी ही बुक कर ली तो उसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी पूछता है कि विच वन इज़ वेरी हाईली कॉस्टली, तो डेडिकेटेड होस्ट, क्योंकि आपने नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर ही एक डेटा सेंटर को रिजर्व कर लिया अपने कंपनी के नाम से, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो ये होता है आपका डेडिकेटेड होस्ट, है ना। तो इसको अपने हिसाब से आप कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो इसके अंदर कुछ भी कर लो, लाइट बंद कर लो, फैन चालू कर लो, तो ये आपके अंडर में है। ठीक है, डेडिकेटेड होस्ट, तो इसी को बोलते हैं डेडिकेटेड। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। गए एलोकेट करिए डेडिकेटेड होस्ट, टैग दे दीजिए, TY नाम दे देता हूँ, फैमिली लेके चलते हैं CN5,
अवेलेबिलिटी जोन कौन सा लेके चलना है। अब देखो मैंने बोला था मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जोन 6 होता है, तो देखो 1 2 3 4 5 ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर। तो जो भी अवेलेबिलिटी जोन लेके चलना आप ले सकते हो। ARN नंबर क्या होता है सब हम देखेंगे IM के टॉपिक में, बाकी सब कुछ वही है। एलोकेट मारिए, है ना, तो बिल आएगा तो मैं नहीं करूँगा, तो आप यहाँ पे करना। उसके बाद होता है कैपेसिटी रिजर्वेशन, डिपेंड्स ऑन आपके पास कितना प्रोजेक्ट है, कितना फंड है, उस हिसाब से आप ले सकते हो, है ना। तो अब देखो ये पूरा अपडेट कंसोल आ चुका है, पहले ऐसा नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो परचेस करना है कैपेसिटी ब्लॉक के मतलब ML की फॉर्म में। ML बोले तो एक आपके पास अमाउंट है ना, आपकी कैपेसिटी है कि जैसे इसमें कुछ कंपनियां बोलते हैं ना, जैसे आपने एक लॉन्ग टर्म के लिया उसके अंदर एश्योरेंस मिलता है, तो वही सारी चीज़ें। तो इसमें अगर आप ऑन डिमांड में लेके चलोगे, है ना, ब्लॉक के फॉर्म में लेके चलोगे, है ना, ML बोले तो मशीन लर्निंग के लिए लेके चलना है, तो ये डिपेंड करता है कि किस में आपको हाई अवेलेबिलिटी लेके चलना है। जैसे हमने बोला ऑन डिमांड में चाहिए कैपेसिटी रिजर्वेशन, तो मैंने इसमें गेट स्टार्ट किया। आगे चलते हैं, कुछ ऑप्शन आएगा देखते हैं। देखो ये सारा अपडेट है ना, पहला वैसा पहले क्या था, थोड़ा सा अपडेट था, ओल्ड था, लेकिन अब अपडेट मारा है वही प्रोसेस, कॉन्सेप्ट वही रहता है। जैसे आपको ये कैटेगरी चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन चाहिए, है ना, कोई ग्रुप है आपके पास तो ग्रुप ले लो, कैपेसिटी कितना है बढ़ा सकते हो, मतलब इंस्टेंस एक चाहिए, दो चाहिए, 5 सर्वर चाहिए, तो यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, है ना। फ्यूचर के लिए चाहिए, इमीडिएट चाहिए, जैसे आपने ऐसा किया ना कि हमारे पास एक कैपेसिटी है कि 6 महीने के बाद हम बंद करना चाहते हैं अपनी दुकान, तो दुकान बंद करना तो यहाँ पे डेडलाइन डाल दीजिए, है ना, पूरा टाइम उतने बजे ये अपने आप क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ शॉर्ट टर्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी डाल दो या फिर आप मैनुअल करके अपने हिसाब से कैंसिल मार सकते हो, ठीक है। क्रिएट मारोगे क्रिएट होगा क्या, कैपेसिटी रिजर्वेशन। तो ये कैटेगरी होती है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। अभी लॉन्च टेम्पलेट क्या है इसको भी बताऊंगा मैं। तो स्पॉट इंस्टेंस और स्पॉट रिक्वेस्ट, ठीक है, पहले क्या था, स्पॉट इंस्टेंस दिया हुआ था, अब यहाँ पे दे दिया है स्पॉट सॉरी पहले स्पॉट इंस्टेंस दिया था, उसकी जगह दे दिया स्पॉट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो स्पॉट इंस्टेंस वर्सेस स्पॉट रिक्वेस्ट पहले क्वेश्चनिंग किया करता था, ठीक है। ठीक है, क्या होता है भाई, तो सिंपल वर्ड में आपको बताना है कि आप एक सर्वर लेते हो, ठीक है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए हम एक सर्वर लेते हैं जिसका कॉस्ट बहुत चीपेस्ट होता है। कितना कॉस्ट होता है एज कंपेयर टू ऑन डिमांड, कौन सा चीपेस्ट होता है आपका, स्पॉट इंस्टेंस होता है, जिसको आप स्पॉट रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टेंस होंगे इसमें, टाइप कैटेगरी अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। आवरली बेसिस पे चार्ज होगा, पे कर सकते हो, ठीक है। ये आपका होता है कि भाई आपने एक सर्वर लिया भाई, कुछ घंटे तक काम किया, डिलीट मार दिया, ठीक है। आप इसमें इमीडिएटली इसमें रिस्पॉन्स कर सकते हो, सिंपल AWS के ऊपर, है ना, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो विच वन इज द चीपेस्ट, स्पॉट, विच वन इज द हाईएस्ट कॉस्ट, डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। तो ये कैटेगरी आएंगी। अब I2K2 में इसी से रिलेटेड पूछा था, सिर्फ यही पूछा था, जिसने बता दिया होगा उसको रख लिया होगा, पैकेज कम दे रहा था, ठीक है। तो अभी देखो नोएडा के अंदर ही कौन सा सेक्टर है, I2K2, वहाँ पे एकदम फिजिकल लेवल पे इंटरव्यू लेता है, मतलब फेस टू फेस, जिसको लगा जागा जमा बंदा सर्टिफाइड AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी में हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर उस अब एक और बंदा था जिसने पूछा, उसने लिखा था आई एम सर्टिफाइड, सब कुछ लिखा था, तो पूछा था कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो उसने बोल दिया था 1500 का, है ना। कितना पासिंग मार्क्स था, तो उसने बोला 900, तो उसमें पकड़ा गया ना। तो कभी भी झूठ करते हो तो झूठ में आपको पहले जान लेना है भाई, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट में आपने डाला है, इसका कब एक्सपायरी होता है, एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जब फेक में डालते हैं तो वो डालने से पहले जान लेना, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी होती है इंस्टेंस के अंदर, टाइप के अंदर, ठीक है। बिलिंग कॉस्ट को बचाने के लिए कौन सा रिक्वेस्ट चाहिए, यही सब होगा आपके सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यही है। अब हम जो कुछ भी लॉन्च करेंगे, कल को मैं एक VPC बना के एक इंफ्रा बनाऊंगा, वो मैं इन्हीं इन्हीं में से लूँगा, है ना। हालांकि मैं तो आपको 80% बताऊंगा फ्री टियर के अंदर T2.2,
कल को मैं वॉल्यूम का कॉस्ट बताऊंगा तो वो T2 में नहीं होगा, वो M की कैटेगरी में होगा, मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन का लेके चलना पड़ेगा, तो वो हम करके इमीडिएटली डिलीट मारेंगे। ठीक है, तो यही है, थ्योरेटिकल तक का अभी था, अब इसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कल से। बाकी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अच्छा मैं सर सोच सबसे सस्ता है स्पॉट, राइट? हाँ, एंड कॉस्टली डेडिकेटेड होस्ट। अच्छा ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आपके प्रोडक्शन में, है ना, कि आपको किस कैटेगरी में कब चाहिए, है ना, स्पॉट इससे चाहिए तो क्यों चाहिए, ऑन डिमांड में चाहिए तो क्यों चाहिए, है ना, तो ये भी आपको देखना पड़ता है, मतलब क्योंकि हमें कॉस्ट ही बचाना है, तो ये क्या बिलिंग की टीम बोलेगी नहीं, जो आपका, जैसे मान के चलो आपके अंडर में, मतलब ऊपर एक टीएल बैठा है, उसके अंदर में 25 लोग बैठे हैं, तो क्या 25 लोग एक ही काम करेंगे? नहीं, अलग अलग काम होगा। अब बोल दिया गया कि एक को एक सर्वर दे दो इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो उसके माइंड में दो क्वेश्चन आना चाहिए, ऑन डिमांड में या तो स्पॉट में, दोनों में लॉन्च कर दे कोई दिक्कत नहीं, इतना इतना बिलिंग इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रोडक्शन के अंदर। बस आपको देखना है कि हमें किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, ऑन डिमांड में भी ले सकते हो, स्पॉट पे भी ले सकते हो। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको बोला कि एक सर्वर दे दो तो आप गए और रिजर्व इंस्टेंस में 3 साल वाला दे दिए, तब तो फिर वो, है ना, मीटिंग भी लेगा, है ना, आपको जैसे बोला कि एक सर्वर दे दो इसको, डेवलपर है, तो आप क्या करते हो, रिजर्व इंस्टेंस में जाके एक साल वाला उसको सर्वर दे देते हो, तो उसमें सब कुछ रिसोर्स, है ना, आपने परचेस किया, तो कॉस्ट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़े। मेनली खेल होता है प्राइस का। कल को बोला जाए कि हम इसको क्यों ले, सिंपल प्राइस, कॉस्ट, है ना, कंपनी आपको क्यों रखती है, आप 15 पैकेज मांग रहे हो, एक 13 पैकेज मांग, ये 13 में मान जाएगा, एक 9 में मान जाएगा, नॉलेज सेम है, कॉस्ट कौन 9 वाले को कंपनी रखेगी, तो खेल है इसका। ठीक है, तो ये रिसोर्स है, रिसोर्स के ऊपर हम देखेंगे, ऑन डिमांड में आप इंस्टेंस लीजिए, डिप्लॉय करिए, परचेस करिए, कोई एप्लीकेशन डालिए, टेस्टिंग करिए, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए इसको। अब ऑन डिमांड में हम, जैसे मेरे पास एक सर्वर ऑलरेडी है, ये किस में है, किस कैटेगरी में लिया है मैंने, ऑन डिमांड में, है ना, इसको हम चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, टर्मिनेट मार सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, हाइबरनेट में डाल सकते हैं, है ना, आप इसको, जैसे कि इसके अंदर थोड़ा चलते हैं, देखो यहाँ पे स्टोरेज के अंदर जाओगे, स्टोरेज, देखो अगर आप देखते हो यहाँ पे वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम कुछ दिख रहा है 8 GB का, इसको बढ़ा लो घटा लो अपने हिसाब से, आप एज पर नीड कैपेसिटी को बढ़ाना हो घटाना हो कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं चल रही तो और डाल दीजिए, बट कॉस्ट यहाँ पे पर सेकंड के हिसाब से लगेगा, मतलब मिनट के हिसाब से लगेगा, जितना आपने यूज़ किया उतना पे कर दो, इसे बोलते हैं ना पे एज यू गो, जितना आपने यूज़ किया दे दो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यूजेस नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं लेता AWS। अब यहाँ पे दो चीज़ें भी होती हैं, कल को आपने एक सर्विस लिया, उसमें सिक्योरिटी अप्लाई नहीं किया, तो AWS और दूसरा कस्टमर, बस दोनों का खेल है, तो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई डेटा लॉस होता है या कोई हैक होता है, तो AWS ने सारी सिक्योरिटी दी है, लेयर ऑफ सिक्योरिटीज आपने यूज़ नहीं किया, कस्टमर ने यूज़ नहीं किया, तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले से अपने डॉक्यूमेंटेशन में बोल के रखा। ठीक है, कल को हाँ आपने एक सर्वर लिया, उस सर्वर में पूरा इंफ्रा लिया, फिर हैक हो तो AWS मैनेज करेगा ना, तो उसके लिए जो कुछ भी टर्म्स कंडीशन है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑन डिमांड में ये रहेगा, ऑन हो या कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन किस टाइप का आपका प्रोडक्शन है, किस टाइप की एक्टिविटीज़ है, क्या क्या आपको दिया जा रहा है वर्क, है ना, पैसा बचाना है तो आप उस हिसाब से काम करो। ठीक है, और पूछिए। पिछला टॉपिक जो था लिनक्स में वॉल्यूम ना, तो अभी हम जब वॉल्यूम में आएंगे तो वो बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी मैं क्योंकि सर्वर लॉन्च करूंगा, लैब बताऊंगा, डिलीट मारूंगा, तो क्या होता है ना, अब हाँ कल को ये मशीनें चल रही है तो बेटर क्या रहता है, यहाँ से आप इसको स्टॉप कर लो, अगर इसी में प्रैक्टिस मार रहे हो, अदरवाइज आप टर्मिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप टर्मिनेट मारोगे तो क्या होगा,
बैकएंड से यहाँ से आपने टर्मिनेट मारा, वो फिजिकल डेटा सेंटर से टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं नहीं मारूंगा, इसमें मेरी गिट इंस्टॉल है, तो इसमें मैं देखेंगे, ठीक है। इतना ही, और कोई डाउट पूछिए। कोई सर्टिफाइड है आप लोग में से AWS? नहीं सर।